Hello students, I'm Sahil Roy and welcome back to YouTube channel of Web of Classes। आज हम जानेंगे बैंकिंग किसे कहते हैं और साथ ही साथ बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बैंकिंग से। पहला सवाल उठता है कि बैंक किसे कंसिडर किया जाता है। देखिए, हम जिस जगह पढ़ाई करते हैं या तो वो स्कूल होता है या तो वो कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होता है या कोचिंग होता है। तो जिस जगह हम जाते हैं पढ़ाई करने उसे कंसिडर किया जाता है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो उसी हिसाब से बैंक को कंसिडर किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है बैंकिंग और दूसरा होता है नॉन बैंकिंग। अब हम इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि बैंकिंग किसे कहते हैं और नॉन बैंकिंग किसे कहते हैं। नॉन बैंकिंग के दो अलग अलग नाम हैं, एक है एनबीएफसी जिसे कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, दूसरा है एनबीएफआई जिसे कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसे हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं कि बैंकिंग किसे कहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बैंकिंग की। यहां पे कहा जा रहा है इट रेफर्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परफॉर्मिंग फंक्शंस। बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे यहां पे तीन स्पेसिफिक फंक्शंस की बात कही गई है। पहला स्पेसिफिक फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स, दूसरा फंक्शन है ग्रांटिंग और एडवांसिंग लोन्स, और तीसरा फंक्शन है फंड ट्रांसफर जिसमें नेफ्ट और आरटीजीएस की बात कही गई है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स। अब ये तीन वर्ड्स को जोड़ करके बना है, एक है डिपॉजिट्स, दूसरा है डिमांड और तीसरा है हमारा एक्सेप्टिंग। डिपॉजिट्स का मतलब जो हम बैंक में पैसे जमा करते हैं उसे डिपॉजिट्स कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब ये हो गया कि वो पैसा जिस मोमेंट पे हम बैंक से डिमांड करें वो हमारा पैसा हमें हमारे डिमांड पे वापस कर दे। और तीसरा जो वर्ड था वो था एक्सेप्टिंग। तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करे, मतलब हमारे उन पैसे को एक्सेप्ट करे जिसे हम जिस मोमेंट पे मांगे वो उस मोमेंट पे हमें वापस कर दे। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जिसे कहते हैं एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स। दूसरा पॉइंट है हमारा ग्रांटिंग और एडवांसिंग लोन्स। तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली जिसकी अर्निंग लोन से होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बैंक्स का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से वो अपना मेजर प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो लोन दे करके वो पैसे अर्न करते हैं। तो जितने भी बैंक्स हैं उनकी जो मेन अर्निंग है, जैसे कमर्शियल बैंक्स, ये जो वर्ड है कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो कहां से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उनका मैक्सिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है लोन देने से। तो बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन भी देते हैं, ग्रांटिंग लोन्स और एडवांसिंग, जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के लोन्स होते हैं जिन्हें आने वाले हम लेक्चर्स में कवर करेंगे। तीसरा पॉइंट कहा गया है फंड ट्रांसफर, जिसमें आरटीजीएस और नेफ्ट की बात की गई है। फंड ट्रांसफर का मतलब अगर आप इलाहाबाद में हो और इलाहाबाद के बाहर कहीं पे भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपकी हेल्प करेगा ये काम करने में। तो बैंक के बेसिकली तीन फंक्शन हो गए, पहला एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट, दूसरा ग्रांटिंग और एडवांसिंग लोन्स और तीसरा फंड ट्रांसफर जिसमें नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो गया और आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो गया। इसके भी बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि बैंक किसे कहते हैं। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पहली बात, जिसके तीन फंक्शंस होते हैं, जिसमें पहला एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स, दूसरा ग्रांटिंग और एडवांसिंग लोन्स, तीसरा फंड ट्रांसफर जिसमें नेफ्ट और आरटीजीएस। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये तीन फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम बैंक कंसिडर करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स। अभी हम समझते हैं कि बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है हमारा कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होता है जहां पे हम अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपने डिमांड डिपॉजिट्स जहां जमा कर सकते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कमर्शियल बैंक्स में विच वर्क फॉर कमर्शियल मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, उन बैंक्स को कमर्शियल बैंक कहा जाता है।
आज के टाइम में आपने देखा होगा कि एक मिनिमम बैलेंस का एक सिस्टम है कि अगर आप 3000 रुपीज अगर आप पर मंथ अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन नहीं करेंगे तो बैंक्स उस पर चार्जेस अप्लाई करते हैं। तो ये भी उनका एक हिसाब से एक नई पॉलिसी बन गई जो पहले नहीं थी। ये पॉलिसी उन्होंने इस बेसिस पे डेवलप की है क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आप 3000 रुपीज रखेंगे तो बैंक उससे लोन देकर के कमाएगा। अगर आप 3000 रुपीज नहीं रखेंगे, एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे, तो बैंक आपसे उसके चार्जेस काटेगा। ये बैंक्स टू बैंक्स वैरी करता है। प्राइवेट बैंक्स में कहीं कहीं 10,000 रुपए तक आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। गवर्नमेंट बैंक जिसे नेशनलाइज बैंक कहा जाता है वहां पे आपको 3000 टू 5000 आपको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप ये पैसे मेंटेन करेंगे तो बैंक लोन देकर के वहां से कमाएगा। अगर आप नहीं मेंटेन करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट में से इतने पैसे काट करके अपना प्रॉफिट मेंटेन करेगा। तो कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच वर्क फॉर कमर्शियल मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। पहला पॉइंट जहां पे हम सबके बैंक अकाउंट्स हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा जिसे कहते हैं सेंट्रल बैंक। हमारे देश में एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां पे कहा जा रहा है सेंट्रल बैंक विच एक्ट एज अ सुप्रीम मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन इन एनी गिवन नेशन। सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो एक देश का सुप्रीम मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी देश में या नेशन में। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। ये इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन को कंट्रोल करने में इनकी मॉनेटरी पॉलिसीज यूजफुल होती हैं। साथ ही साथ इनके पास पूरी अथॉरिटी है या सोल अथॉरिटी है करेंसी इशू करने की। तो हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1934, एक एक्ट पास हुआ था 1934 में, आरबीआई एक्ट। उसके बाद 1935 से इसने काम करना शुरू कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि सेंट्रल बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं पड़ा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों पड़ा? तो हमारे देश में एक कमर्शियल बैंक है जिसका नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो रिजर्व बैंक के आने से 23 ईयर्स पहले इन द ईयर 1911 में ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका था। तो आपने कंपनीज एक्ट में एक चीज पढ़ी होगी कि जो नाम हम ऑलरेडी किसी एक रजिस्टर्ड कंपनी को दे देते हैं वो दूसरी कंपनी को हम नहीं दे सकते। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक को नाम जा चुका था रिजर्व बैंक के आने के 23 ईयर्स पहले इन द ईयर 1911। तो जब 1934 में जब ये एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो उन्होंने क्योंकि नाम जा चुका था तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया। तो हमारे देश में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल बैंक है, विच एक्ट एज अ सुप्रीम मनी इंस्टीट्यूशन इन एनी गिवन नेशन। अगला पॉइंट है एग्जिम बैंक। अब हम बात करेंगे एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक वो बैंक है जो अगर हम एग्जिम को ब्रेक करें, EX/IM, तो एग्जिम बैंक वो बैंक है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जाना जाता है। एग्जिम बैंक के बारे में कहा गया है विच इज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक असिस्टिंग इन फॉरेन ट्रेड। एग्जिम बैंक वो बैंक है जो बेसिकली फॉरेन ट्रेडिंग में आपको हेल्प करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है तो आप कहां जाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। मतलब अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो आप जाएंगे एग्जिम बैंक के पास। अगर आप एज अ ट्रैवलर या टूरिस्ट इंडिया के बाहर कहीं घूमना जाना चाहते हैं तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, तो वो आज के टाइम पे कोई भी कमर्शियल बैंक आपको प्रोवाइड करा देता है, आप उनसे खरीद सकते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज होता है इसे हम परचेज या सेल करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपको खरीदने में और बेचने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए, तो एग्जिम बैंक जो आरबीआई के अंडर काम करता है वो आपकी हेल्प करता है। भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, और वहां से रिजर्व लेकर के एग्जिम बैंक को दिया जाता है और एग्जिम बैंक से इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स ले करके उस अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है लोन मॉर्गेज और लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये लोन मॉर्गेज, सॉरी इट्स नॉट लोन मॉर्गेज, इट इज लैंड मॉर्गेज, LAND, इट इज लैंड मॉर्गेज एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो देखिए मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना किसी भी चीज को। तो गांव में क्या होता है, इंडिया में आज भी 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है और खेती बाड़ी करती है। तो जो खेत है हमारे देश में उसको डेवलप करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है, या फॉर्मल या इनफॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है। फॉर्मल की अगर हम बात करें तो रीजनल रूरल बैंक्स जो नाबार्ड के अंडर काम करता है उनकी बात हो रही है।
तो ये बैंक्स क्या करते हैं, आपका जो लैंड है उसे मॉर्गेज कर लेते हैं। मॉर्गेज करने का मतलब होता है गिरवी रख लेते हैं, और उसके बाद उसके बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। आपने जो लोन लिया है वो लैंड डेवलपमेंट के लिए ही लिया है एक हिसाब से, तो इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसका जो फंक्शन है उसके बारे में कहा गया है, विच वर्क्स फॉर द इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ रूरल पीपल। अब गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी कंडीशन कैसे इंप्रूव होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। तो जब इनका डेवलपमेंट होगा लोन लेकर के, तो गांव के लोगों का भी पूरा डेवलपमेंट होगा। मतलब अगर हम गांव में रहते हैं और खेती करते हैं, तो हमने अपने लैंड को मॉर्गेज करने के बाद जो लोन लिया, उससे अपने लैंड का जब डेवलपमेंट कराया, तो अल्टीमेटली हमारा खुद का डेवलपमेंट हुआ और पूरे गांव का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि सब लोग ये मिलजुल करके काम कर रहे हैं। तो ये जो बैंक्स हैं, जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स कहलाते हैं या लोन मॉर्गेज बैंक्स कहलाते हैं, ठीक है। और आखिरी जो हमारा बैंक है वो है इंडस्ट्रियल बैंक। अब इंडस्ट्रियल बैंक के बारे में कहा जा रहा है, विच स्पेशलाइजेस इन फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल क्रेडिट। ये इंडस्ट्रियल बैंक वो बैंक्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, इसने स्टार्टिंग में यही काम किया था, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लोन देता था। आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एचडीएफसी बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं हमारे देश में जो बेसिकली इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कराते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इनका जो मेजर स्पेशलाइजिंग है ना, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को क्रेडिट प्रोवाइड कराना। आई जस्ट होप कि ये जो बैंकिंग के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम बैंकिंग को और डिटेल में समझेंगे, उसके अलग अलग चीजों को, अलग अलग पॉइंट्स को और अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।